नमस्कार, मैं हूं आदर्श तिवारी। घड़ी में 8 बज रहे हैं। वक्त सबसे बड़ी बहस का है और क्या वाकई राम भरोसे बिहार छोड़ दिया गया है। पहले कोरोना वायरस और अब बाढ़ की तबाही झेल रहे बिहार से मानो इन दिनों प्रकृति नाराज हो गई है। शायद यही वजह है कि दोहरी मार झेल रहे बिहार के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। शासन प्रशासन तमाशबीन बना हुआ है। क्या है बिहार की दोहरी मार की कहानी और जनता की जुबानी, इस खास रिपोर्ट में देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। बिहार हूं मैं, देखो कितना लाचार हूं मैं। तरह तरह की यातनाओं को चुपचाप देखता रहा, सहता रहा कोसी की नाराजगी कई सालों से झेलकर। अब कोरोना की त्रासदी झेल रहा। अब तो बचा लो कोई मुझे, पिछले 30 सालों से बीमार हूं मैं। तुम्हारा ही बिहार हूं मैं, देखो कितना बेबस, कितना लाचार हूं मैं। बिहार हूं मैं, बिहार हूं मैं। प्रशासन की विफलताओं, सरकार की कमजोरियों और प्रकृति की मार का सबसे बड़ा प्रमाण हूं मैं। बिहार हूं मैं, बिहार हूं मैं, देखो कितना लाचार हूं मैं। हाँ, बिहार हूं मैं। बिहार हूं मैं, हाँ बिहार हूं मैं। क्या सुना? लाचार हूं मैं, सही सुना। पूरा देश मॉनसून के आगमन की बेसब्री से इंतजार कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मॉनसून आते ही बिहार के लोगों की रूह कांपने लगती है, कांपने। सदियों से प्राकृतिक आपदा, चाहे वज्रपात का प्रकोप हो या फिर कोसी का कहर, गंडक की गड़गड़ाहट हो या फिर बागमती की बगावत, गंगा का कटाव हो या फिर घाघरा का घेराव, ऐसी तमाम छोटी बड़ी नदियां मानसून आते ही रौद्र रूप धारण कर लेती हैं, जिसकी वजह से लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस जाता है। लोग अपना घर बार छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हो जाते हैं। इन नदियों के तेज बहाव के आगे मानव बेबस और लाचार नजर आने लगता है। और उसके बाद नजर आने लगता हूँ मैं आपका बिहार भी लाचार, बेबस। पानी में डूबे हुए हैं, मर रहे हैं हम लोग, समझे? क्या कर रहे हैं हम लोग के? एकदम मर गए हम लोग। सरकार कुछ नहीं सुन रहा है। अभी फिलहाल आप लोग कहाँ रह रहे हैं? ये घर घर के नीचे वाला घर में क्या हुआ? पानी घुसा हुआ। कितना पानी है घर में? पानी इतना पानी चौना भर पानी है घर में। बिहार की स्थिति को देखकर मानो ऐसा लगता है कि सरकार चाहे लाख दावे और वादे कर ले, लेकिन बिहार के लोगों को बाढ़ से छुटकारा मिलना मानो उनके नसीब में लिखा ही नहीं है। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले साल बिहार की राजधानी पटना की स्थिति जग जाहिर है। इस तरह की घटनाओं से सरकार सबक ले ही नहीं रही, जिसका खामियाजा हम बिहार वासियों को भुगतना पड़ता है। कि अभी कोई सुनवाई नहीं ले रहा है, आदमी सब डूब धंस रहा है, पानी भर में है पूरा, कोई बोलने वाला नहीं है। कोई सहारा देता तो आदमी पन्नी को घोर घार के रहता है, तो साड़ी उड़ी है तो घेर घार के रहता है आदमी। न रहेगा तो कहाँ रहेगा, बनना पर जैसे तैसे खुले रहेगा बाल बच्चा लेके। मानव श्रृंखला की तस्वीरें तो याद है आपको, जब सरकार ने अपनी वाहवाही कराने के लिए सैकड़ों हेलीकॉप्टर आसमान में तैरा दिए थे, लेकिन बाढ़ के समय पर न सरकार के नुमाइंदे नजर आते हैं, न ही प्रतिनिधि और न ही हेलीकॉप्टर, जो बिहार की असल तस्वीरें दिखा सके और लोगों तक राहत सामग्री पहुंचा सके। लगता है बिहार राम भरोसे था, राम भरोसे है और राम भरोसे ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्लस।
क्या वाकई राम भरोसे बिहार को छोड़ दिया गया है? क्योंकि ये जब तस्वीरें देखेंगे ना तो ये रूह का बात देने वाली तस्वीरें हैं। सरकार के सारे दावे इसी बाढ़ में बह जाते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए दो मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी पार्टी की तरफ से अरविंद कुमार सिंह जो कि प्रवक्ता हैं, और दूसरी तरफ हमारे साथ अख्तरुल इस्लाम शाहीन जुड़े हुए हैं जो कि आरजेडी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का साधना प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद कुमार सिंह, क्या आप तक आवाज मिल रही है? अरविंद कुमार सिंह, क्या ऐसे ही सब ठीक है? कहां है नीतीश कुमार? चलिए, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। चलिए, बीजेपी प्रवक्ता के फिलहाल आवाज नहीं आ रही है, लेकिन अख्तरुल इस्लाम शाहीन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी प्रवक्ता। क्या अख्तरुल इस्लाम शाहीन, ऐसा लगता है कि बिहार सरकार ने वाकई ही बिहार की जनता को राम भरोसे छोड़ दिया है? क्योंकि जो तैयारियां हो, फिर चाहे वो बाढ़ की बात हो, फिर चाहे वो कोरोना की बात हो, हर मोर्चे पर सरकार तो इस वक्त विफल नजर आ रही है, क्योंकि तैयारियां जमीन पर दिखती नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार जी, आवाज है? जी आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है? बोलिए। जिस तरह नीतीश कुमार जी कई मामलों में कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जैसे आपकी आवाज मुझे पलट कर आ रही थी। हाँ, ठीक है। अख्तरुल इस्लाम शाहीन, क्या आप तक आवाज मिल रही है? जी, बिल्कुल मिल रही है। अख्तरुल इस्लाम शाहीन, मैं जो बोल रहा हूं वो पलट कर मुझे आ रही है कान में आवाज। जी बिल्कुल। आवाज क्या अभी क्लियर आ रही है? ठीक है। हाँ, बिल्कुल, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। ठीक है। हाँ, चलिए, ठीक है। हाँ, ठीक है। अख्तरुल इस्लाम शाहीन, एक बहुत सीधा सा सवाल है, क्या बिहार की जनता को नीतीश कुमार सरकार ने राम भरोसे छोड़ दिया है? हाँ, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जैसे कि मानव श्रृंखला का उन्होंने करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है। तो मुझे लगता है कि एक और कीर्तिमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और सुशील मोदी को दिया जाना चाहिए कि पहली बार विश्व में कोई ऐसा मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री है जो उसके राज्य में इतना बड़ा संकट हो और वो लापता हो, 100 दिन तक लापता हो, 125 दिन तक, 120 दिन तक लापता हो। ये अपने आप में पुनः मुख्यमंत्री जी ने और उप मुख्यमंत्री जी ने कीर्तिमान स्थापित किया है, क्योंकि ये लापता है। ये कहीं किसी मीटिंग में नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं कोई समीक्षा करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आप समझिए, इन लोग की प्राथमिकता सरकार बनाने की है। ये लोग लगातार, भाजपा के लोग रैली की तैयारी कर रहे हैं, लगातार चुनाव कैंपेन कर रहे हैं। नीतीश कुमार के लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं। प्रत्येक दिन, मैं एक सप्ताह प्रत्येक दिन का बता दूंगा कि जनता दल यूनाइटेड के लोग रैली कर रहे हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, सत्ता प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग कतई जनता डूब कर मर रही है, हजारों लोग मरते हैं हर साल बाढ़ में। ये कोई समीक्षा, कोई तैयारी नहीं करते हैं। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, चुनाव चाहिए, और चुनाव की तैयारी के लिए लगे होते हैं। आज बाढ़ आया, बाढ़ में इनको जो तैयारी करना चाहिए था, जो उनको मदद करनी चाहिए थी, हमारी सरकार राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी। और जब भी बाढ़ आते थे, कम संसाधन के बावजूद हेलीकॉप्टर से हमारे नेता घूमते थे। सामग्री हेलीकॉप्टर से दिया जाता था, खाद्यान्न दिया जाता था, पन्नी दिया जाता था, मीठा गुड़ दिया जाता था, तरह तरह की मदद की जानवरों के लिए व्यवस्था किया जाता था, जबकि हमारे पास संसाधन नहीं होते थे उस जमाने में 20 साल पहले। आज हमारा देश विकसित हुआ है, हमारे पास संसाधन है, उसके बावजूद हजारों लाखों लोग तबाह बर्बाद हो गए। और ये लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, एक बयान तक नहीं दे रहे हैं, मॉनिटरिंग तक नहीं कर रहे हैं। इनके पास नैतिक हक नहीं है मुख्यमंत्री कहलाने का और उप मुख्यमंत्री कहलाने का, कोई नैतिक हक नहीं है। जिस तरह कोरोना में लोगों को छोड़ दिया, बाढ़ में छोड़ दिया, जलजमाव में छोड़ दिया। ठीक है। हर मोर्चे पर 15 साल एक लंबा वक्त होता है किसी भी समस्या का मुकाबला करने के लिए।
लेकिन इस 15 साल के शासन में बिहार का विभिन्न क्षेत्रों में भट्टा बैठाल दिया। ये लोग सिर्फ मीडिया मैनेज करते हैं, हेडलाइन मैनेज करते हैं, विज्ञापन के जरिए अपने आप को सुशासन दिखाना, विकास पुरुष दिखाना, ये सिर्फ मैनेजिंग है। वास्तविकता यह है कि बिहार 15 साल में शिक्षा में सबसे पिछड़ गया, स्वास्थ्य में सबसे पिछड़ गया, उद्योग कल कारखाने में पिछड़ गया, आपराधिक घटनाएं रोकने में पिछड़ गया। तमाम विकसित राज्यों की श्रेणी में बिहार सबसे पीछे है। बस हेडलाइन मैनेज करके विकास पुरुष दिखाना है और एक अच्छी छवि बनाना है, हेडलाइन मैनेज करना है और कुछ भी नहीं है। ओके, ठीक है, बिल्कुल। जिस तरीके से लेकिन 15 साल आपके भी बिहार ने देखे हैं, शायद यही कारण है कि आज 15 सालों से आपकी सरकार नहीं है। और हमने वो बयान भी देखे हैं जो जिस तरीके से लालू यादव कहते थे कि अगर बाढ़ आ रही है तो मछली खाइए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का वो चला है, ब्रेक के उस पार चर्चा लगातार जारी रहेगी। इस सावन घर बैठे कीजिए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। बाबा धाम से सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। समय सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे, संध्या आरती शाम को 7:30 बजे, सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। ठीक है, चर्चा में हमारे साथ लगातार अख्तरुल इस्लाम शाहीन बने हुए हैं जो कि आरजेडी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह भी जुड़ेंगे। कुछ तकनीकी खराबी के चलते उनके पास फिलहाल हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन अख्तरुल इस्लाम शाहीन, जब हर साल पता है कि बिहार में बाढ़ आती है, कोई नई चीज नहीं है, तो क्या सरकार को इस लिहाज से तैयारी नहीं करनी चाहिए, या फिर सब कुछ प्राकृतिक आपदा का ठीकरा फोड़कर ही खत्म कर दिया जाना चाहिए कि भाई प्राकृतिक आपदा है, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती? सरकार की भी तो व्यवस्थाएं होती है ना हमें नाव दिख रही है, ना हमें फूड पैकेट्स दिख रहे हैं, बना बनाया खाना लोगों तक उस लेवल पर नहीं पहुंच पा रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए, प्राकृतिक आपदा शब्द का जो उपयोग करके लोग बचना चाहते हैं, प्राकृतिक आपदा मतलब जो सडनली आ जाए। ये बाढ़ हमारे यहाँ सडनली नहीं है, ये एक रूटीन है। 2007 में बाढ़ आया जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मरे, 2008 में बाढ़ आया जिसमें भी 500 से 1000 लोग मरे, 11 में आया, 13 में आया, 14 में आया, 16 में आया, 18 में आया, फिर 20 में आया। तो ये कोई प्राकृतिक या अनहोनी नहीं है कि ये हो गया और सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। ये तय है कि हर साल बाढ़ आने की संभावना है, और पता नहीं, ये हमको लगता है ये सरकार जो है बाढ़ को एक वरदान के रूप में ले रही है, और बड़े पैमाने पर इसमें एक घोटाला का प्लान होता है। जो भी अधिकारी, पदाधिकारी और मंत्रीगण होते हैं वो लगता है मनाते हैं कि बाढ़ आए ताकि हम लोगों की आमदनी बढ़ेगी। इतने बड़े बड़े बजट का प्रावधान किया जाता है विधानसभा से, हम लोग इस उम्मीद पे पास करते हैं सदन में कि उसमें कुछ काम होगा। पहले की हमारी भी सरकार थी, लेकिन उस समय हमारे पास हमारा बजट बहुत छोटा हुआ करता था। तो उस समय हमारे पास जल संसाधन में इतने बड़े काम करने के लिए राशि नहीं हुआ करती थी। लेकिन पिछले 15-20 वर्षों में हमारा देश बहुत विकसित किया है और बहुत पैसे हमारे पास हैं, हम उसको निदान के लिए अच्छा प्रयास कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, बाढ़ आया, पिछले बार प्रधानमंत्री जी ने आके बाढ़ राहत की घोषणा कर दी, हुआ क्या, एक साल 2-2 साल गुजर गए, उनको पैसा नहीं मिला। जो पुनर्वास के लिए पैसा मिला था, आज 5-5 साल हो गए, पुनर्वास का काम सिर्फ 10% लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था हो पाई है। तो इन लोग का इच्छा शक्ति नहीं है। मुझे लगता है ये लोग चाहते हैं कि बाढ़ आता रहे और तमाम कर्मचारी, पदाधिकारी, इंजीनियर से लेकर के मंत्री। ठीक है, जिस तरीके से लगातार राम भरोसे बिहार दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां कोरोना इस वक्त लगातार लोगों को परेशान कर रहा है, मामले बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए, जहां नजर जाएगी वहां आपको पानी नजर आएगा
और इस पानी में डूबते हुए लोग दिखाई देंगे, घर क्षतिग्रस्त दिखाई देंगे और सब कुछ जलमग्न नजर आएगा। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब सरकार को यह पता होता है कि भाई अगले साल इसी सीजन में बारिश आनी है, इसी सीजन में वहां पर हमें बाढ़ दिखाई देगी, तो क्यों तैयारियां नहीं होती हैं? क्यों उस व्यापक स्तर पर पहले से ही सरकार तैयार नहीं होती है? देखिए, ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं ये हैरान कर देती है। क्या ऐसी ही सरकार की तैयारियां होती हैं? जब हमें ना नाव नजर आती है, जब हमें ना राहत शिविर नजर आते हैं, जब हमें ना फूड पैकेट्स नजर आते हैं, तो किन तैयारियों की बात बिहार सरकार करती है? ये भी सोचने वाली बात होगी। अगर हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे तो जरूर उनसे सवाल पूछेंगे कि आखिर कहां है भाई आपकी तैयारी? इन लोगों को जरा देखिए किस तरीके से ये युवक अपने आप को पूरा गर्दन से ऊपर पानी जा चुका है और उसके बाद जान हथेली पर रखकर वो इसे पार करता हुआ नजर आ रहा है। पीछे एक छोटा सा बच्चा भी है। समझना होगा, हालात खराब है, लेकिन जिम्मेदार कौन है? और यहां रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर लगातार हम चर्चा करेंगे। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। इस सावन घर बैठे कीजिए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। बाबा धाम से सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। समय सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे, संध्या आरती शाम को 7:30 बजे, सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। कोरोना और बाढ़ से बिहार बेहाल है। लगातार मामले एक तरफ कोरोना के बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ बाढ़ ने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे परेशान लोग हो रहे हैं। और विपक्ष पूछ रहा है, नीतीश कुमार कहां हैं? जरा अपने पटना से आवाज से बाहर भी निकलिए, लोगों की सुध भी लीजिए, जरा देखिए क्या हालात पनप रहे हैं, जरा समझिए कि आखिर इन लोगों की जिंदगी क्या से क्या हो गई है। और इसी के चलते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, बिहार सरकार पर विपक्ष हमलावर है। क्या वाकई सब कुछ राम भरोसे छोड़ दिया गया है? यह सवाल इसलिए बेहद अहम हो जाता है ऐसे मौके पर जब एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और बिहार सरकार की जो तैयारियां होती हैं वो ऐसा लगता है कि बिहार सरकार पहले से तैयार ही नहीं होती है। जब देखती है कि आफत सर पर आ गई है उसके बाद इंतजाम किए जाते हैं। तो दूसरी तरफ बाढ़ की स्थिति भी ऐसी ही है। जब सरकार को यह पता है कि नेपाल से पानी छोड़ा जाएगा, नेपाल के ऊंचे वाले इलाकों में जब भारी बारिश होगी तो उसके बाद बाढ़ आना तय है। जब सरकार को यह पता है कि भारी बारिश के चलते बिहार के 10 से 12 जिले जलमग्न हो जाएंगे, मौजूदा समय में 10 जिले पूरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित हैं। जब सरकार को यह पता है कि नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी होगी, जब सरकार को यह पता है कि इनके आशियाने डूब जाएंगे, इन लोगों के लिए रोजी रोटी का संकट हो जाएगा, इन लोगों की जिंदगी पूरी की पूरी तबाह हो जाएगी, तो क्या उस मौके पर सरकार को कदम नहीं उठाने चाहिए? क्या साल दर साल जो बीतते जा रहे हैं उस लिहाज से सरकार को तैयारी नहीं करनी चाहिए? क्या सरकार इस लिहाज से भी तैयारी नहीं कर सकती कि कम से कम इन्हें सुरक्षित स्थानों तक तो पहुंचाया जा सके, कम से कम नाव की व्यवस्था तो की जा सके, कम से कम इन्हें सही वक्त पर समय रहते फूड पैकेट्स तो दिए जा सके और इनके जो पूरी तरीके से प्रभावित होते हैं उसके बाद इनकी मदद की जा सके। लेकिन आज जब हमने पहले बुलेटिन में भी दिखाया था कि कैसे लोगों को थर्माकोल की नाव बनाकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ रहा है
उसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि वहां पर नाव की व्यवस्था नहीं है। लोग जान जोखिम में डालकर एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। नीतीश सरकार क्या कर रही है? सरकार से विपक्ष सवाल पूछ रहा है, लोग परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए जरा इन लोगों को किस तरीके से, पूरी तरीके से ये लोग डूब चुके हैं। हैरान करती हैं छोटे छोटे बच्चे। एक तरफ जहां कोरोना के प्रकोप के चलते ये लोग शहरों से पलायन करके वापस अपने घर पहुंचे थे, नीतीश सरकार दावे कर रही थी कि सब कुछ आपको यही मिलेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अब तो इनका घर तक नहीं बचा है, क्या कीजिएगा जनाब? इनके आशियाने उजड़ गए हैं और ये लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ अब पलायन करने को वापस से मजबूर हो रहे हैं। और समझना यह भी बेहद कठिन हो जाता है कि सरकार की स्मार्ट सिटी वाले दावे कहां चले जाते हैं। आर्थिक राजधानी मुजफ्फरपुर, राजधानी पटना, वो तक बेहाल है। वहां बाढ़ आ गई है, कई इलाकों में इलाके जलमग्न हो गए हैं। लेकिन जब पूछिएगा ना कि नीतीश सरकार ने किया क्या है, तो बोलेंगे कि सरकार संवेदनशील है, सरकार कदम उठा रही है। और फिर कंपैरिजन लालू यादव के 15 साल बनाम नीतीश के 15 साल का होगा। लेकिन जमीन पर इन लोगों को जस की तस परेशानियों का सामना करना होता है। लोग परेशान नजर आते हैं और इसीलिए आज हमने जो अपनी खास पेशकश में साफ तौर पर आपको दिखाया, बिहार की कहानी, बिहार की जुबानी सुनाई कि बिहार हूं मैं, देखो कितना लाचार हूं मैं, सुनो सरकार मेरी लाचारी। आपको यह बता दें कि 10 जिले ऐसे हैं बिहार में फिलहाल जहां बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है, इलाके जलमग्न हो गए हैं और साथ ही लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। खैर, इसके लिए कई चीजों को जिम्मेदार भी माना जाता है कि जिस तरीके से हर साल नेपाल से पानी छोड़ा जाता है और नेपाल से जो ये पानी छोड़ा जाता है उसके कारण नदियों के जलस्तर में भारी वृद्धि होती है। उत्तर बिहार के कई जिले उसकी चपेट में आ जाते हैं, फिर चाहे बात अररिया की हो, किशनगंज की हो, फारबिसगंज की हो, पूर्णिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा और कटिहार जिले में बाढ़ का पानी घुस जाता है। यही इस साल भी हमें नजर आ रहा है। कोसी, गंडक और साथ ही जो लखनदेई, ऐसी कई नदियां हैं जो इस वक्त तूफान पर हैं, कहर बरपा रही हैं। वहीं कोसी, कमला, बागमती, गंडक, महानंदा समेत उत्तर बिहार की तमाम छोटी बड़ी नदियों के तटबंधों के किनारे बसे सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं। नेपाल में जब भी पानी का स्तर बढ़ता है तो वो अपने बांधों के दरवाजे खोल देते हैं। जो उनके बांध होते हैं उनके जैसे ही बताया जाता है कि लगभग भारी संख्या में उनके दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिसके चलते वो पानी बिहार में आ जाता है और फिर बिहार की स्थिति ऐसी हो जाती है। लेकिन सवाल तो बनेगा ना कि आखिर सरकार की क्या तैयारी होती है। और ये भी बिहार का जरा वो भी समझिए कि कैसे तटबंध कम होते हैं। 1954 में बिहार में 160 किलोमीटर का तटबंध था, तब 25 लाख हेक्टेयर जमीन बाढ़ प्रभावित थी। अब करीब 3700 किलोमीटर तटबंध है, लेकिन बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र बढ़कर 68.90 लाख हेक्टेयर हो गया है। जिस तरीके से बाढ़ में इजाफा हो रहा है उस हिसाब से तटबंधों की संख्या में बढ़ोतरी भी हो रही है। चलिए, हमारे साथ हमारे बिहार झारखंड संपादक दीपक ओझा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या वाकई सरकार इतनी तैयार नजर आती है जब हर साल पता होता है कि बाढ़ आनी है, इसी सीजन में बाढ़ आनी है, तो क्यों आखिर सरकार तैयारी नहीं करती? क्यों आखिर लोगों को इस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? क्यों सरकार की तरफ से ना नाव उपलब्ध करवाई जाती है, ना वहां पर फूड पैकेट समय रहते पहुंचते हैं, ना कोई सरकार की तरफ से उनके रहने के लिए, ठहरने के लिए कोई व्यापक इंतजाम किया जाता है? बिल्कुल आदर्श, जिस तरह से सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि आपदा प्रबंधन विभाग खुला हुआ है और उससे बड़े बड़े बजट
किए जाते हैं कि ये आपदा प्रबंधन के लिए है, लेकिन जो अभी बिहार की त्रासदी आप देख रहे हैं, ये साफ बयां कर रही है कि सरकारों की तैयारी क्या होती है, चाहे पार्टी कोई भी हो, सरकारें वही करती हैं जो पिछली सरकार करती है। आपने देखा जो विपक्ष के प्रवक्ता हैं वो कई आरोप लगा रहे थे, उनके भी सरकार में वही हुआ, इस सरकार में भी वही हो रहा है। लेकिन क्या ये पार्टियां जो सरकार के लिए वोट मांगती है जनता से, वो सब चेतेंगी? केंद्र से भी काफी पैसे आते हैं राज्य सरकार को, और आपदा प्रबंधन विभाग सीधे होम मंत्रालय दिल्ली से भी कंडक्ट होता है। तो क्या केंद्र भी नहीं सोच रहा? ये विडंबना है। आखिर जो जनता है उसका गलती क्या है? आखिर वो किस बुनियाद पर वोट पे और जनता किससे उम्मीद लगाए? ये बड़ा सवाल है दोनों सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए। इनको त्वरित कार्रवाई करते हुए इनके लिए प्रवास का व्यवस्था करना चाहिए, भोजन का व्यवस्था करना चाहिए। लेकिन जो ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं, जो जिस स्थिति में देखे जा रहे हैं, वो काफी भयावह है और उसका वर्णन करना बहुत ही दुखदायी है। आदेश क्या दीपक, प्रकृति की आपदा को ठीकरा फोड़कर क्या सरकार इससे बच सकती है? क्या सरकार सब कुछ ये कहकर कि प्रकृति की आपदा है, हर साल आती है, हर साल बिहार में बाढ़ आती है, जलमग्न होता है, सरकार क्या इससे बच सकती है? क्या जिम्मेदारी नहीं लेनी होगी? क्या सरकार को बड़े स्तर पर तैयारियां नहीं करनी होगी? बिल्कुल सरकार को जिम्मेवारी लेनी होगी अगर, और जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा है, ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं, तो क्या ये सरकार को नहीं दिखता? ये बड़ा सवाल है। और मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों आपदा प्रबंधन की बैठक करके कहा था कि हर वो संभव प्रयास करेंगे। बाढ़ आने से पहले आपको ये बता दें कि बरसात शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री जी ने आपदा प्रबंधन विभाग का, जल संसाधन विभाग का बैठक किया था। हम लोग ने भी खबरों को प्रमुखता से दिखाया था। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया था अन्य विभागों को कि बाढ़ आने से पहले उसकी स्थिति का जायजा लें और जो जरूरी कदम उठाएं। लेकिन उस बैठक का अभी जो स्थिति देखी जा रही है, कोई मायने नहीं है और कोई तैयारी नहीं है। ठीक है दीपक, मैं आपको रोकना चाहूंगा और एक बहुत जल्दी से मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी क्या अपडेट है, बिहार में कहां कहां बाढ़ आ चुकी है और सरकार की क्या तैयारियां नजर आ रही है? देखिए, बिहार में जो भी अभी तैयारी है, जो उत्तर बिहार है, हमेशा से बिहार में चपेट में आते रहा है। पूर्णिया हो, सहरसा हो, मधेपुरा हो, गोपालगंज हो। गोपालगंज में आज तटबंध भी टूट चुका है। जिस तटबंध को आयरन स्टील लगा करके बनाने की बात हो रही थी, वो तटबंध भी आज टूट चुका है। सबसे ज्यादा भयावह स्थिति है गोपालगंज की। तो सरकार यदि अभी समय रहते कदम नहीं उठाई तो बहुत देर हो जाएगा। अगर ठीक है दीपक, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। और जब लगातार भारी बारिश के चलते, बाढ़ के चलते, कोरोना के चलते बिहार की जनता त्रस्त हो, त्राहिमाम कर रही हो और उस मौके पर विपक्ष ये सवाल खड़े करे कि आखिर सरकार कहां है, तो सरकार वाकई जमीन पर कहां नजर आती है? क्या नीतीश सरकार को इस मौके पर जिम्मेदारी तय करके क्या लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंचानी चाहिए? देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले दिनों में क्या लोगों के सही जगह से उन्हें पहुंचाया जाता है, क्या उन्हें ठीक ढंग से तैयारियां देखने को मिलती है, क्या उन्हें फूड पैकेट्स दिए जाते हैं, क्या नाव की व्यवस्था होती है। इसी के साथ इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए झारखंड एक्सप्रेस।